फंडामेंटल स्टार्ट होगा? हाँ, ऑल फ्राइडे आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास स्टार्ट होगी। ऑल हेलो फ्राइडे। सर। हाँ बोलिए। सर हेलो सर। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं ना कि आप पढ़ाने के बाद वीडियो क्यों नहीं सेंड करते हैं सर? बात ये है ना कि जो वीडियो होती है ना वो एडिटिंग करनी पड़ती है, तो एडिटिंग का ना उसमें टाइम नहीं होता, और मैं यहाँ से घर चला जाता हूँ क्योंकि मैं आता हूँ भैया के यहाँ पे, और एडिटिंग करके मैं चला जाता हूँ, बस भैया को अपलोड करना रहता है। वीडियो है, बस लिंक तो सेंड नहीं सर होती उस पर। तो कल की जो वीडियो है वो क्लास भी अपलोड हो छूट रखी रहा है। हम लोग। कल की वीडियो अपलोड हो रखी है, बस मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा अभी। सर आप सर ये कल पेज की कैसे वीडियो ओपन किया आपने? कल की वीडियो की लिंक सेंड कर दो भैया सब बच्चों को। ठीक सर ठीक। कौन सा वाला पेज? ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर फंडामेंटल का जो कुछ पेज है है ना? ये हम काम कर रहे हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में तो पावर पॉइंट में ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं इसको ऑन कर दिया मैंने आपके सामने, क्योंकि मैं आपको इसी में बताऊंगा। अच्छा जी। तो हमारे स्टूडेंट्स को आ जाने दीजिए, हम फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट अभी नहीं आए हैं। 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। सर ये कंप्यूटर फंडामेंटल है जिसका नोट्स नोट्स हमने 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 आरआर में मिला। हाँ वही नोट्स आपके है, रेड में है क्या 10 वाला? ये सारे वही नोट्स है जो आपको आर फाइल में देते हैं। ₹10 वाला ला लो खाली एक। चलिए तो फिर क्लास सर ऐसे स्टार्ट करते पावर हैं। पॉइंट कैसे ओपन किया? क्या कह रही हो आप? पावर पॉइंट कैसे ओपन हुआ? पावर पॉइंट ओपन करने के लिए आप आप लैपटॉप चला रही, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही हो आप? लैपटॉप। लैपटॉप में क्या आपका विंडो 7 है विंडो 10? 10 इसमें। विंडो 10 है ना। आप वहाँ पे आप विंडो आर ओपन कीजिए, विंडो प्लस आर की दबाइए। वहाँ टाइप किया पावर PNT। पावर PNT। ये टाइप करते हैं आपका पावर पॉइंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके सर डेस्कटॉप में कैसे ओपन होगा? डेस्कटॉप पे मैं आपको ओपन कर, चलो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ये से ओपन हो गया। जी सर। जैसे ये विंडो 10 है, विंडो 10 में आप कैसे ओपन करोगे? आपको यहाँ टाइप करना है विंडो प्लस आर। जैसे अभी रन कमांड की ओपन करते हो तो आप सामने ये रन कमांड आ जाएगा। आपको यहाँ टाइप करना है पावर PNT। पावर PNT जैसे टाइप करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन हो गया है। ये तो विंडो 10 में शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको विंडो 7 में ओपन करना है पावर पॉइंट को, तो जो आपको मैंने स्टेप बताए थे MS वर्ड को ओपन करने के, कि आपको पहले कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन में जाना है, फिर आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है MS ऑफिस पे क्लिक करना है, और वहीं आपको मिलेगा MS पावर पॉइंट। आप उसको क्लिक कीजिए, आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स आखिर हमारे होते क्या है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है, उसकी जनरेशन के बारे में जानेंगे, इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये हम किसे कहते हैं, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो मैं सेकंड पेज पे आता हूँ। जैसा आप देखते हो तो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर फुल फॉर्म। तो बेसिकली हमारी जो कंप्यूटर है वो एक शॉर्ट फॉर्म है हमारा कंप्यूटर, उसकी हमारी एक फुल फॉर्म है। बेसिकली बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनकी सबकी एक फुल फॉर्म होती है। वैसे उसमें से हमारा रिलेटिव शब्द है कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है। जैसे यहाँ पे लिखा है COMPUTER कंप्यूटर, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख रखी है। C से कॉमन और कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, यानी कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, ऐसी मशीन जिससे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी मशीन से कोई भी इस्तेमाल या फिर ऑपरेट कर म्यूट सकता कर है। दीजिए ना प्लीज। क्या हो गया सर प्लीज म्यूट एवरीवन सर प्लीज। मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, है ना। यहाँ का लिखा है कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। जैसे लिखा C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, यानी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन,
ऐसी मशीन जिससे कोई भी ऑपरेट कर सकता है, यानी कोई भी इसे चला सकता है। पी से पार्टिकुलर, पार्टिकुलर यानी विशेषतर। यू से यूज फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च, यानी कि ऐसी मशीन जिसे विशेषतर, ऐसी मशीन से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकता है। विशेषतर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? एक टेक्निकल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एजुकेशन के लिए, और साथ में रिसर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो अब यहाँ देखिए, जैसे आप सेकंड पेज में यहाँ पर, थर्ड पेज में, तो मुझे यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, आप मुझे इसकी डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या बताओगे व्हाट इज़ कंप्यूटर की डेफिनेशन मुझे? हाँ, तो बताएगा व्हाट इज़ कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए मैं बताता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लेकिन देखो बहुत से कभी भी किसी को भी अगर कोई जॉब इंटरव्यू में अगर एक क्वेश्चन पूछता है आपसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो बहुत से लोग उसका जवाब देते हैं यहाँ पे कि हम कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हैं, हम कोई भी रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, लेटर क्रिएट कर सकते हैं, सैलरी स्लिप क्रिएट कर सकते हैं, एनी डाटा हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये कहते हैं जॉब इंटरव्यू में, जिससे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। लेकिन ये इसकी इंट्रोडक्शन नहीं है। सही इंट्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर, है ना। अगर कोई पूछा आपसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर आखिर होता क्या है, तो क्या कहोगे? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन स्टोर डाटा, इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। अब जैसे ये मुझसे पूछा डाटा, तो आप मुझे बताइए डाटा आखिर होता क्या हमारा? डाटा किसे कहते हैं हम? Anything which it can be used इंफॉर्मेशन के ग्रुप को डाटा कहते हैं सर जी। किसे कहते हैं डाटा? about anything। इंफॉर्मेशन की ग्रुप। देखो डाटा हम उसे कहते हैं जो भी फाइल हम सेव करते हैं, जहाँ पे हम सेव करते हैं वो हमारी डाटा होती है। जैसे मैंने अभी इस पावर पॉइंट के जो डाटा, मैं जो पावर पॉइंट में जो भी मेरा काम किया है, जैसे मैंने सेव किया, तो डाटा जो मेरा काम सेव हुआ उसे कहते हैं हम डाटा। और डाटा हम उसे भी कहते हैं जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड रहता है, उसे भी कहते हैं हम डाटा, है ना। तो विच कैन स्टोर डाटा, इसमें हम ज़्यादा डाटा स्टोर करते हैं। मैनिपुलेट्स देम एंड गिवेंस आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फीड इट इन बाय द यूज़र। मतलब ये आपको ज़्यादातर ये आपको आउटपुट रिजल्ट कब दिखाता है? जब कोई भी यूज़र के अकॉर्डिंग इस पर इंस्ट्रक्शन फीड किया जाता है, या आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर। जब भी आप कुछ भी टैप करोगे तो आपको सीधा रिजल्ट ही प्रोवाइड करता है। ये कैसे करता है? किसी भी यूज़र के द्वारा इसमें इंस्ट्रक्शन फीड किया जाता है, उसके द्वारा यहाँ पे आपको आउटपुट रिजल्ट दिखता है। इट इज़ नॉट ओनली अ कैलकुलेशन डिवाइस, ये सिर्फ कैलकुलेशन डिवाइस नहीं है, बट इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर किया जा सकता है। जैसे इसमें हार्ड डिस्क होती है ना 500 GB 1 TB, उसमें हम बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। एंड टेक्स लॉजिकल डिसीजन, और जो कंप्यूटर हमारा काम करता है वो किस पे काम करता है? लॉजिकल के अकॉर्डिंग काम करता है। लॉजिकल हमारा काम करता है ना, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग काम करता है कंप्यूटर। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर की। व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब जैसे अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इसे कहते हो ना कंप्यूटर सिस्टम, मेरे पे सिस्टम है, मेरे पे कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? कंप्यूटर सिस्टम जो नाम पड़ा है उसको कैसे मिला? वो एक्सेसरीज होता है कंप्यूटर का। हाँ, उसके साथ जो सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, हाँ? यूपीएस होता है, उसको हाँ? एक्सेसरीज को हम असेंबल करके सिस्टम बताते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं? बहुत सारे पार्ट्स, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सबको क्या मिला के बना हमारा कंप्यूटर सिस्टम। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कहा ना व्हाट इज मीन बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या है आखिरकार? तो यहाँ लिखा है एक्चुअली द वर्ड कंप्यूटर मीन्स द कंप्यूटर सिस्टम। उसका मतलब क्या है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ना, विच इज़ जनरली द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और एंड अ प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब जो हमारा ये जो बना है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे बना है? कंबाइन किया गया है ना। किसका कंबाइन? हमारा एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट का हमारा ये कॉम्बिनेशन है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, है ना। तो अब जैसे यहाँ आपसे पूछ रहा है इनपुट या हाँ बोलिए सर। बोल रहे हैं ना सर, हाँ बोल रहे हैं कि इंग्लिश में कितना आदमी जिसे कितना ग्रुप में समझ, आप बताइए। मतलब हिंदी में तो बता रहा है। मैं हिंदी में तो ट्रांसलेट कर रहा हूँ बीच में आपको, मैं हिंदी में भी तो ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है।
इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मैं समझ रहा हूँ, मैं बाद में हिंदी में तो ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या आखिर आपसे कह क्या रहा है ये, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस या प्रोसेसिंग यूनिट को मिला के बनता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो ये इनपुट डिवाइस आखिर है क्या, आउटपुट डिवाइस क्या है और प्रोसेसिंग यूनिट क्या है हमारा, तो बता सकता है इनपुट डिवाइस क्या होता है हमारा, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट हो गया सर कीबोर्ड माउस, हाँ, और इनपुट क्या हो गया हमारा, इनपुट हो गया डेस्कटॉप। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ कंप्यूटर सिस्टम का पूरा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है। मैं बताता हूँ क्या है इसमें। यहाँ पे लिखा है इनपुट यूनिट, है ना, इनपुट यूनिट। उसके बाद क्या आ रहा है आपको यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ये हमारा क्या है सीपीयू, यानी कि क्या हमारा ये सीपीयू। और जो नीचे आपको पार्ट्स दिखा रहे होंगे ये आपके सीपीयू के फॉर्म्स है, सीपीयू के पार्ट्स है ये सारे, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। रजिस्टर को हम सीधा मेमोरी भी कहते हैं। और फिर क्या आ रहा हमारा आउटपुट यूनिट। तो मैं आपको इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में बताता हूँ। इनपुट यूनिट के बारे में बता रहा है वो यूनिट जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शन फीड किया जा रहा है कंप्यूटर के अंदर में। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आप फीड करते, हाँ, जो भी आपको जो है, जो भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप डाटा फीड कर रहे हो कंप्यूटर में, वो होता है आपका इनपुट डिवाइस। जैसे आप कोई भी डाटा आपने इनपुट किया कंप्यूटर के अंदर में, तो सीधा कहाँ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगा। वो डाटा को ये प्रोसेस करेगा, डाटा को प्रोसेस करने के बाद फिर सीधा कहाँ दिखाएगा, रिजल्ट आउटपुट में दिखाएगा आपको। अभी कैसे प्रोसेस करता है मैं थोड़ा आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। आउटपुट जो सर स्कैनर पर शो कर रहा वही होगा ना। हाँ, जो आपको रिजल्ट शो करे वो आपका आउटपुट। यस। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ कि ये कैसे हमारा काम करता है। जैसे आप कंप्यूटर में आपने कैलकुलेटर ओपन किया आपने, अब आपने वहाँ लिखा 2+2, ये आपने डाटा उसमें इनपुट किया, है ना। कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर में टाइप किया 2+2, ये आपने डाटा इनपुट किया। आपने जैसे इजिकल टू को दबाया, प्लस दबाया, 2+2 इजिकल टू दबाया, तो आपको आंसर आता है। जैसे आपने इजिकल टू दबाया, वो जो आपने इनपुट किया था डाटा वो किस में गया, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गया। जो आपने डाटा इनपुट करा है वो यहाँ प्रोसेस हो रहा है कि हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करना आगे। ओके, ये जो हमारा लॉजिकल प्रोसेस यहाँ पे ले रहा है। उसके बाद जो भी हमारा आंसर किस पे दिखा रहा है वो आउटपुट को शो कर रहा है, आउटपुट को शो कर रहा है। हमें रिजल्ट क्या आएगा, आंसर 2+2 का 4 आएगा। जो भी रिजल्ट दिखा रहा है वो प्रोसेसिंग यूनिट से रिजल्ट पास होकर किस पे आया, हमारा आउटपुट यूनिट पे आया, जिसके द्वारा हम रिजल्ट देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपका काम करता है कंप्यूटर। और इतना फास्टली काम करता है हमारा ये सीपीयू कि आप जैसे कोई भी टाइप करते हो आपको इंस्टेंटली आपको उसका नंबर शो होता है ना। अब कोई भी सम करते हो या मल्टीप्लाई करते हो इंस्टेंटली आपको नंबर शो होता है। कैसे होता है, सीपीयू से होता है। समझ में आया ये डायग्राम क्या मतलब, ये जो आपका जो काम करता है कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है आपका। यस सर, यस सर। अब यहाँ देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आखिर इनपुट डिवाइस आखिर होते क्या है हमारे, है ना। दिस डिवाइस विच इज यूज टू गिवन इंस्ट्रक्शन या इनपुटिंग, है ना, ऐसे डिवाइस जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या फिर कोई डाटा इनपुट किया जाता है ऑफ टू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। उसे क्या कहते हैं हम, इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसके द्वारा कोई भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। हाँ बोलिए। तो यहाँ देखिए, अब जैसे यहाँ आपको बता रहा है कि आपको इसके एग्जांपल बता रहा है कि इनपुट डिवाइस हमारे होते क्या हैं, सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, लाइट पेन। मैं यहाँ पे सबको म्यूट कर देता हूँ। कैमरा, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच सेंसिटिव मॉनिटर एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमारे क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच सेंसिटिव मॉनिटर। अब ये कैसे काम करते हैं इनपुट डिवाइस में, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा माउस है, अब माउस जैसे यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं डाटा इनपुट कर रहा हूँ ना इस पर। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं डाटा इनपुट कर रहा हूँ उसके अंदर में। तो माउस से जैसे कोई भी आप डाटा इनपुट करते हो, जैसे कि आप कोई भी फाइल को यहाँ से वहाँ मूव करते हो या फिर किसी चीज़ को क्लिक करके, है ना, जैसे क्लिक करते हो तो वो डाटा आपका इनपुट हो रहा है। तो माउस और डाटा इस तरह से इनपुट करते हो। कीबोर्ड से आप कोई भी डाटा इस पर टाइप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के मैंने कुछ भी टाइप किया, ये डाटा मेरा इनपुट हो रहा है इस पर। ओके, ये डाटा इनपुट कर रहा है। और जैसे ये हो गया जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है आपका, जैसे कोई भी, जैसे ये हमारा ज़्यादातर गेम स्किल होता है जॉयस्टिक। जैसे आप गेम खेलते हो तो आप कमांड देते हो ना, लेफ्ट चलना है राइट चलना है, तो अब यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हो। तो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। जैसे हमारा स्कैनर है,
स्कैनर का काम क्या होता है? किसी भी फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करना। स्कैन करता है जैसे हाँ, जैसे जॉयस्टिक से। बोलिए। जॉयस्टिक हमारा गेम की जॉयस्टिक होती है, जैसे रिमोट है, रिमोट ये उस तरह का काम करता है। अब जैसे रिमोट में कोई भी बटन दबाते हो वो आपका चैनल खुल के आता है, टीवी पे आता है ना, तो आप रिमोट से डाटा इनपुट करते हो। वही सेम जैसे मैं अगर इससे गेम खेलने का इस्तेमाल करूँ, अगर मुझे अपने प्लेयर जो भी हमारा जो पर्सन है उसमें लेफ्ट राइट मूव कराना, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा ना जॉयस्टिक का, आगे पीछे दाएं बाएं करना हो, तो ये हमारा डाटा इनपुट हो रहा है उस पर, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस। वैसे हमारा स्कैनर भी है, मुझे कोई भी फोटो स्कैन करके कंप्यूटर में लानी है, तो पहले मैं स्कैन पे रख के ओके दबाऊंगा, तो ये क्या करेगा, स्कैनर डाटा मेरा कंप्यूटर में इनपुट करेगा, मेरे कंप्यूटर में ऐड करेगा, तो ये मेरा इनपुट डिवाइस। तो ये होते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस। अब देखिए, अब यहाँ क्या रहा हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, क्या रहा हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। अब जैसे देख रहे हो आपको बगल में यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा है सीपीयू का। अगर मैं आपसे बोलूँ सीपीयू क्या होता है, तो क्या बोलोगे? ये होता है सीपीयू हमारा, या फिर जो आपने बड़ा सा डब्बा देखा आपने बगल में, उसे कहते हैं सीपीयू। देखिए सीपीयू इसे कहते हैं, जो बड़ा सा डब्बा है ना, उसे हम कहते हैं कैबिनेट। अगर आप मान लो किसी शॉप पे जाते हो, कंप्यूटर शॉप पे, आपने कहा सर मुझे सीपीयू खरीदना है, सीपीयू चाहिए, तो सीधा आपको ये ला के थमा देगा हाथ में, ये रहा आपका सीपीयू, उसे कहते हैं कैबिनेट। उसमें आपके सारे पार्ट होते हैं असेंबल। ये होता है आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को संभालता है। जैसे क्या लिखा है, प्रोसेसिंग डिवाइस इज द डिवाइस विच इज़ द यूज फॉर प्रोसेस द इनपुट डाटा। मतलब ये किसे प्रोसेस करता है? ये इनपुट जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं उसे ये प्रोसेस करता है, प्रिपेयर करता है किसके लिए? द रिजल्ट अकॉर्डिंग एंड द प्रोड्यूस बाय द आउटपुट। ये किसके लिए प्रिपेयर करता है ना? आउटपुट को दिखाने के लिए प्रोसेस करता है डाटा हमारा। हेंस यू कैन से दैट द प्रोसेसिंग डिवाइस कंट्रोल होल कंप्यूटर सिस्टम। आप ये भी कह सकते हो जो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को संभालता है, यानी कंट्रोल करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस इज एन आल्सो नोन सीपीयू, जिसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं, है ना। अगर मैं किसी एक से पूछता हूँ, ठीक है, उसका सवाल का जवाब देना आप मुझे। जैसे किशोर, आप मुझे बताओ सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? किशोर, आप मुझे बताओ सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? माइक अनम्यूट करो वहाँ से अपना। हेलो सर। हाँ बोलिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अच्छा एक मिनट रुक जाइए। मेहताब आलम, आप बताओ किशोर ने जो मुझे बताया वो सही बताया गलत बताया है? हाँ मेहताब आलम, आप बताइए मुझे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, यस सर। कौन बताएगा मुझे सही जवाब इसका? हाँ बोलिए। हेलो सर, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ देखिए, आप इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहिए चाहे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहिए, ये दोनों शब्द आपके सही है, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट ये आपका रॉन्ग है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप दोनों में से इस पर कुछ भी कह सकते हो, है ना। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता हमारा। तो अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पे आते हैं। अब हमारा आउटपुट डिवाइस आखिर होता क्या है? द डिवाइस विच इज यूज टू गेटिंग द आउटपुट एंड रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। यानी कि वो डिवाइस जो आपको कंप्यूटर में रिजल्ट शो करे उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा है, सच एज मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, है कि नहीं। जैसे आपको बता रहा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये क्या हमारे आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स है। अब कैसे एग्जांपल्स है मैं आपको शो करता हूँ। जैसे बोल रहा है कंप्यूटर, है ना, मॉनिटर। अब मैंने यहाँ पे कोई भी एक चीज़ टाइप करी, इनपुट से टाइप करी, लेकिन रिजल्ट आपको कहाँ दिख रहा है? मॉनिटर पे दिख रहा है ना। मॉनिटर आपको उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या हुआ? वो आउटपुट डिवाइस हुआ। अब ये क्या है? प्रिंटर। अब प्रिंटर आपका कोई भी डाटा प्रिंट करता है, आपका ये डाटा आपको रिजल्ट दे रहा है ना। हाँ बोलिए। जैसे प्रिंटर हमारा क्या कहता है? डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कभी भी प्रिंट करता हूँ डाटा, तो प्रिंटर में क्या करता है? मुझे रिजल्ट शो कर रहा है, जो भी मेरा डाटा उसे प्रिंट करके दे रहा है, तो वो मेरा आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ मेरा क्या रहा है? स्पीकर। स्पीकर क्या काम करता है? आपको सॉन्ग सुनाता है, आपको गाने चलाता है इस पर। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी सॉन्ग प्ले किया, तो गाना कहाँ प्ले हो रहा है? आपको रिजल्ट कहाँ मिल रहा है? आपको स्पीकर पर मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। जो ऐसा डिवाइस जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे वो हुआ आपका आउटपुट डिवाइस। और वो डिवाइस जो आप जिससे द्वारा इंस्ट्रक्शन फीड करते हो किसी में, वो हुआ आपका इनपुट डिवाइस।
समझ में आ गया आपको? इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हमारे क्या होते हैं? यस सर। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इसी के रिलेटिव। आप मुझे ये बताइए, रैम और रोम, आपने इन सबका नाम तो सुना होगा, इन दोनों का नाम। यस। रैम और रोम आखिर हमारी होती क्या है, कोई बताएगा? उनकी फुल फॉर्म क्या है? दोनों मेमोरी होती है रैम सर। होता है रैम एक्सेस मेमोरी, हाँ, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी, और रोम की? रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेसरी मेमोरी। और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है कोई? दोनों में डिफरेंस क्या है रैम और रोम में? रैम टेम्पररी मेमोरी है होता है, एक स्टोरेज कैपेसिटी होता है, अच्छा, और रोम एक स्टोरेज मेमोरी होता है। बोलिए। जो मेमोरी यूज होती है, बाकी रैम होता है, हाँ, स्टोरेज मेमोरी होती है। अच्छा, तो बताएगा मुझे इन दोनों के अलावा कोई और मुझे बताएगा रैम और रोम का मतलब? रैम और रोम हमारा क्या काम करता है आखिरकार? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। जैसे अभी किसी की बात मैंने सुनी थी, मैंने ये नहीं देखा कि नाम क्या था, लेकिन उन्होंने ये बात सही कही थी। दोनों में डिफरेंस ये है कि रैम जो हमारी है वो टेम्प्रेरी मेमोरी है, इसमें हमारा डाटा टेम्प्रेरी रहता है, और जो रोम है उसमें डाटा हमारा परमानेंट रहता है। ओके सर। और वो कैसे रहता है मैं बताता हूँ। जैसे अभी जो मेरा, आप ये कंप्यूटर सिस्टम में मेरा काम देख रहे हो, ये मॉनिटर के सामने जो मेरा काम है ना, ये मेरा रैम में है। अभी मैं यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ मेरा किस में है? रैम में सेव है मेरा। रैम में है सर। है ना? रैम में कैसे सेव है? रैम में आपका है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप रैंडमली से डाटा को एक्सेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे ही यहाँ पे Okay, लाइट sir. चली जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो डाटा मेरा क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। है ना? डाटा क्या होगा मेरा यहाँ पे? Okay. डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Destroy जो हो भी जाएगा। डाटा आपका रैम में रहेगा वो आपका टेम्प्रेरी रहेगा। लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, डाटा आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन रोम में जो डाटा आपका रहता है वो आपका ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। जब कंप्यूटर सिस्टम आपका जब बन के बनता है ना, तो वो डाटा जो होता है रोम के अंदर वो भी ऑलरेडी इनबिल्ट किया जाता है मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग। तो उसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ हम डाटा पढ़ सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि कंप्यूटर में अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आपको। मैंने यहाँ पे करा, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ मैंने टाइप करा कंप्यूटर। मैंने कर दिया एंटर। तो यहाँ पे सेटिंग खुल के आ रही है। आप देख सकते हैं सेटिंग में कहीं कहीं कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रखी है। जैसे लिखा ना ये गेट इवन मोर आउट ऑफ विंडोज़, लिखा ना यहाँ पे। ये आपको किस में है डाटा? ये डाटा आपका है रोम में। मैं सिर्फ इसे पढ़ सकता हूँ, कुछ चेंज नहीं कर सकता इसके अंदर में कि हाँ मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ। नहीं, ये है सिर्फ रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ डाटा को मैं पढ़ सकता हूँ, और इसका डाटा अब अगर लाइट चल जाए तो उसका डाटा लॉस नहीं होता आपका। तो ये फ़र्क है रैम और रोम में हमारे। अगर ये जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ फंडामेंटल के बारे में जो हमारी स्टार्टिंग हुई है, अभी आपको कुछ पूछना है इसके अंदर में कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप मुझे एक बार दोबारा बता दीजिए। सर रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेसरी मेमोरी। कोई डाउट है आपको इसके अंदर में? एक्सेस होता है। तो देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास होगी, है ना, आज मैंने बताया था डेली आपकी ऑल फ्राइडे आपकी क्या रिवीजन टेस्ट भी होगा 10 मिनट का। लेकिन मैं आपको कल की क्लास में ये बताना भूल गया, जो रिवीजन टेस्ट होगा आपका 30 मिनट चलेगा, और जो फंडामेंटल क्लास है वो 30 मिनट्स चलेगी। ओके, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको अगर फंडामेंटल में कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। ये सर प्रोसेसिंग डिवाइस वाला इंटेल वाला है क्या? को थोड़ा बता दीजिए। ये प्रोसेसिंग डिवाइस बता दूँ एक बार। हाँ, प्रोसेसिंग डिवाइस इंटेल का है ना सर? अच्छा, इंटेल का है ना। देखिए ये आपका Core i7 है। Core 7 है ना, ये Core i7 है। ये प्रोसेस, ये इसके ना यूनिट होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के, मतलब ना ये वर्जन होते हैं। जैसे Core i5, Core i3, Core i7, ये वर्जन बता रहा है आपको। ये कौन सा आपका i7 आपका हाईएस्ट प्रोसेसर है अभी। ओके, i7 i7 इससे भी हाईएस्ट प्रोसेसर है, उसे कहते हैं i9। ओके।
लेकिन i7 और i9 ये आपको कहीं भी किसी भी शॉप में नहीं मिलेंगे, आपको ऑर्डर दे के मंगवाना पड़ता है इन CPU। मतलब ये जो आपको डेस्कटॉप चाहिए ऐसे वाले i7 और i9 ये वाले CPU में रहते हैं ना सर? CPU भी मंगवाओगे ना तो को ऑर्डर दे के मंगवाना पड़ेगा, किसी पे भी ऐसे CPU नहीं मिलेंगे आपको। सेकंड हैंड मिल जाएगा, मतलब कुछ साल चलाया हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपको फर्स्ट हैंड नहीं मिलेगा। अगर आपको नया लेना है तो आपको ऑर्डर दे के मंगवाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है। जैसे कि और कुछ पूछना है? सूरज आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, नहीं। हाँ सूरज कुछ पूछ रहे थे आप अभी? सर i3 i5 i7 में क्या डिफरेंस? बात बस उनके प्रोसेसिंग पे वो प्रोसेसिंग फ़र्क पड़ता है, उनकी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है बस। i7 से ज़्यादा स्पीड है i5 में, i5 से ज़्यादा स्पीड है i7 में। हेलो सर। बोलिए Hello? बोलिए तो भैया बोले म्यूट है सारे। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हेलो हाँ बोलिए। तो सर रोम में जो डाटा होता है वो चेंज नहीं होता है ना? वो चेंज नहीं होता, वो डाटा से आप पढ़ सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते उसमें। वो ऑलरेडी आपका इनबिल्ड होता है, जब कंप्यूटर आपका बनता है ना, वो डाटा उसमें ऑलरेडी उसी वक्त फीड किया जाता है रोम में, कि वो जो डाटा रोम में फीड कर रहे हैं वो उसी जो यूज़र जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, उसी डाटा से पढ़ सके, उसमें कुछ चेंजेस ना कर सके। रैम वो जो हम देखते हैं सर। हाँ अब देखिए, अब जैसे आपको कोई दिक्कत है अभी इसमें? हाँ सूरज आप पूछिए। सर एक बार 5 नंबर का बता दीजिए। 5 नंबर ये? जी सर वो हाँ जी सर। देखिए ये बता रहा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का डायग्राम बता रहा है कि इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट ये हमारा कैसे वर्क करता है। इसमें हमारा इनपुट यूनिट का जो मैंने आपको बताया था, इनपुट यूनिट क्या होता है आपका, जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन फीड किए जा रहे हैं, वो हमारा इनपुट यूनिट। फिर इनपुट के बाद डाटा कहाँ जाता है हमारा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में जाता है। सीपीयू में डाटा प्रोसेस होता है हमारा, जो भी हम इनपुट करेंगे वो डाटा यहाँ प्रोसेस होगा, ये हमें आगे क्या रिजल्ट प्रोवाइड करना है, कैसे करना है। और प्रोसेस होने के बाद कहाँ आता है हमारा? आउटपुट यूनिट पे आता है, यानी इसके द्वारा हमें रिजल्ट दिखाया जा रहा है ना। ये आपको डायग्राम बताया गया कि कैसे हमारा फंक्शन काम करता है कंप्यूटर में। In central processing unit you have written ALU and CU. ये ALU देखो मैं बताता हूँ, ये ALU हमारे CPU के पार्ट है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। CU का होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। हाँ, और रजिस्टर को हम मेमोरी कहते हैं, मेमोरी भी कह सकते हैं, रजिस्टर भी कह सकते हैं, वहाँ पे जो लिखा हुआ है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ALU, CU और मेमोरी में हमारा क्या काम होता है, क्योंकि ये देखो इनका सबसे ज़्यादा मेन रोल है हमारा। आपको लग रहा होगा जो भी अपने डाटा इनपुट किया वो यहाँ प्रोसेस होकर सीधा यहाँ पे आ गया, नहीं, इन तीनों के अंदर प्रोसेस होता डाटा, उसके बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड होता है वहाँ पे, है ना। मेन जो आपका काम होता है ना सेंट्रल CPU में, सारा काम होता है ALU, पूरा काम आपका ALU संभालता है। लॉजिकल डिसीजन लेना, कोई भी आपको रिजल्ट दिखाना, सारा ALU देखता है आपका। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास। हाँ सर, वो प्रोसेसर जो है ना। क्या कह रहे हो? हेलो हेलो। हाँ हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, जो प्रोसेसर है ना, हाँ वो चेंज कर सकते हैं हम ना? चेंज कर सकते हो, लेकिन वो देखो प्रोसेसर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका मदरबोर्ड जो होता है ना, जहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है उसे सपोर्ट भी होना चाहिए। अगर मदरबोर्ड उस प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा। वो आपके हर मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग प्रोसेसर बनते हैं। अगर आप मान लो जैसे आपने i3 प्रोसेसर के मदरबोर्ड में आपने i7 लगा दिया तो वो आपका बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, उस पर सेम होना चाहिए ना, मदरबोर्ड सपोर्ट होना चाहिए। मदरबोर्ड के आपको जनरेशन बताए जाते हैं कि आगे कितना आपका अपग्रेड हो सकता है। अगर आप जैसे कंप्यूटर खरीदोगे ना तो मदरबोर्ड के बारे में आपको बता देगा कि जो मदरबोर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हो इसमें कोई भी पार्ट्स, तो वो कितने जनरेशन तक आप पार्ट चेंज कर सकते हो, कितना आपको अपग्रेड कर सकते हो, वो आपको वहीं बता देगा। सर मेरा एक प्रोसेसर का जो पिन था ना, हाँ ये का पिन था वो खराब हो गया। हेलो। हाँ कौन सा लगाने वाला ना पिन? CPU को लगाने वाला पिन। हाँ, प्रोसेसर का जो पिन था, हाँ, पीछे डालने वाला प्रोसेसर में, वही पिन भांग गया। हाँ तो वो फिर पूरा मदरबोर्ड चेंज होगा ना उस पर। हाँ तो देखिए अब जैसे कि हाँ बोलिए। हाँ बोलो सूरज। हाँ सर,
रैम का एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेसरी मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेसरी मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो अब जैसे देखिए, अब ये हमारी फंडामेंटल क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा रिवीजन। अब मैं आपकी लूँगा थोड़ी रिवीजन टेस्ट। तो रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बता देता हूँ। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है पेंट, नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड, जहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, आप मुझसे अभी उससे कंफर्म कर सकते हो। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये बताइए। मैं यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर देता हूँ। मैं इससे पहले क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर लिया। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, ये MS वर्ड मेरा यहाँ पे ओपन है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। पेंट में, नोटपैड, वर्डपैड या MS वर्ड, कहीं पे भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछिए, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया सर है। कल MS वर्ड में आपने जो होमवर्क दिया था, हाँ, उसमें आपने वो नंबर्स कैसे उसमें टाइप किए थे सर? क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में जब नंबर टाइप करते इंटर करते ही नीचे नंबर नहीं आ रहा। तो वो box आपको large एंटर हो नहीं जा रहा है। दबाना, आपको डाउन एरो दबाना है कीबोर्ड में। जो तो आपको है बहुत ना, टाइम वेस्ट हो रहा है ना सर इसमें। देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आपको चलो शॉर्टकट थोड़ा बताता हूँ। अगर आपको डाउन एरो दबाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं यहाँ पर टेबल लेता हूँ। टेबल ली मैंने यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया। अब देखो, अब आपका यहाँ पे लेफ्ट और राइट, आप दो तरफ हाथ रखते हो, लेकिन आपका ज़्यादातर हाथ आपका लेफ्ट वाला हाथ हमेशा आपका कीबोर्ड पे रहता है। और आपको राइट साइड से नंबर टाइप करने हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टैब का। मैं यहाँ पे माइक को मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, नॉइस सारा बहुत ज़्यादा। तो आपका ऑप्शन है वहाँ पे टैब का। मैं यहाँ पे कीबोर्ड लाके एक बार दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो अब ये देखिए, अब नॉर्मली आपका हाथ लेफ्ट वाला हमेशा आपको यही रहता है, और आपका जो नंबर वाला कीबोर्ड होता है वो आपका कहाँ रहता है? राइट साइड में रहता है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने नंबर करा 1 टाइप करा, अब यहाँ दबाइए टैब। टैब दबाते जस्ट आपका कहाँ आ जाएगा? सेकंड कॉलम में आ जाएगा। सेकंड कॉलम में आ गया आपका, समझ आया आपको ये? वैसे अगर मैंने यहाँ पे नंबर का 6 टाइप करा, मैंने टैब दबाया, थर्ड पे आ गया। कोई भी एक नंबर टाइप करा, टैब दबाया, यहाँ पे आ गया। तो ये आपका टैब का इस्तेमाल होता है लेफ्ट साइड में। तो आप फास्टली इससे वर्क कर सकते हो, इससे आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट होगा। अगर आपको बैक आना हो तो आपको लेफ्ट एरो नहीं दबाना, आपको दबाना शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब आप जैसे प्रेस करोगे आप वापस एकदम पीछे आ जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, मैंने दबाया शिफ्ट प्लस टैब। अब देखिए मेरा पीछे आ गया। शिफ्ट प्लस टैब, मेरा एक कदम और पीछे आ गया। तो आपको डाउन एरो और राइट अप डाउन करने की दिक्कत नहीं आएगी बार बार आपको। हाँ बोलो सर। हाँ सर, आपने ये टेबल कैसे लाया? ये टेबल, क्या वो अपना टेबल का काम मुझे सबमिट नहीं करा? ये जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, ये कल आपने सबमिट नहीं करा? जी नहीं सर। क्यों? सर मेरे पास कंप्यूटर में चार्जर नहीं था। अच्छा इधर देखिए, चलो कोई बात नहीं, इधर देखिए। आप इंसर्ट पे आइए। इंसर्ट में आपको मिल जाएगा टेबल का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर टेबल के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे मैं इसे डिलीट करके यहाँ पे मैं लेता हूँ टेबल। आ रहे ऑप्शन टेबल के, जहाँ माउस रखेगा आपको इतने टेबल आ जाएंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे टेबल ऐड हो जाएगा। हाँ, तो और कोई डाउट है आपको इसमें? सर इसमें मेरा ऑटोमेटिक इटैलिक और जो अंडरलाइन है वो ऑन हो जाता है ओपन करते हैं। वो बार बार आपका ऑन हो जाता है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे ऑन होता है। हाँ, आपने यहाँ पे आपने काम किया, ठीक है। जैसे आपने पहली बोर्ड पे क्लिक कर दिया, आपने काम किया। आप फिर आप कभी भी लगातार काम करोगे ना, आपका बोर्ड ऑन ही रहेगा जब तक आप खुद जाके इस पर क्लिक करके इसे ऑफ नहीं करते, यस सर। है ना? नहीं जैसे अभी ओपन किया, हाँ। ऑन मिल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए तो वो आपका फीड होगा ना इंस्ट्रक्शन, वो होता है कभी कभार। जैसे आप काम करते रहोगे ना, जैसे आपने एक बार बोल्ड कर दिया, लेकिन आप बोल्ड करने के बाद में कितनी ध्यान रखना, जो इस्तेमाल करते हो अगर आपको आगे नहीं चाहिए तो उस वापस क्लिक कर देना, वो आपको वहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप ये नहीं करते होगे उसमें बार बार। और वो कलर भी सेम आ जाता है, जैसे मैं कलर पे जाके करता हूँ ना। हाँ, तो कलर आप देखो, जब तक आप कलर, जब आपने कलर सिलेक्ट कर रखा है और जब तक आप उस कलर को हटाओगे नहीं, वो आपका सेम कलर आता रहेगा हर लाइन में। देखो अगर मैंने यहाँ पे जाके वापस से नॉर्मल कर दिया यहाँ पे ब्लैक कलर ऑटोमेटिक, तो मेरा कलर क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा वापस, टेक्स्ट कलर।
नेक्स्ट कॉलम में जाता हूँ फिर अपने आप कलर आ जाता है। हाँ, तो ये आप कलर जब तक धन्यवाद। हटाओगे नहीं तब तक आपका कलर वहाँ पे आता रहेगा। और कोई डाउट हो आपको? आपने जो मैंने हाँ, हेलो सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस थोड़ा बताइए प्लीज। सेव और सेवर्स में डिफरेंस बताता हूँ। मेरा आज का यही क्वेश्चन था, मैं आपसे यही पूछने वाला था, सेव और सेवर्स में डिफरेंस बताइए, लेकिन आपने मुझसे पहले पूछ लिया। मैं आपको बता देता हूँ, सेव और सेवर्स में डिफरेंस ये है, लेकिन दोनों काम हमारा सेव का करते हैं। आप दोनों में से किस पे भी क्लिक कीजिए, डाटा हमारा सेव ही होगा। लेकिन सेव और सेवर्स में फ़र्क ये है, अगर हम यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम बनाता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ सेव पे। अगर मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया, ओके, मुझे जब फर्स्ट टाइम सेव करना है तो फाइल पे गया, मैंने क्लिक करा सेव, तो फर्स्ट टाइम जब भी मैं क्लिक करूँगा सेव, क्या हो गया? चिंता नहीं ओके, यहाँ देखो, कभी भी आप काम करते हो, सेव पे क्लिक करते हो फर्स्ट टाइम, तो आपका सेव का ऑप्शन आएगा खुल के। तो सेव आपसे फर्स्ट टाइम पूछेगा आपको डॉक्यूमेंट कहाँ सेव करनी है और किस नाम से करनी है। मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली डॉक्यूमेंट, और मैंने नाम क्या दे दिया, नाम जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कर दिया सेव। तो अब देखिए ये डाटा मेरा सेव हो गया इस नाम से। अब सेव ऐसा काम क्या होता है, अब मैंने यहाँ पे चेंज किया, ये मैंने कुछ चेंज कर दिया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से सेव करूँ, लेकिन मेरी पुरानी फाइल भी रहे और नई फाइल भी रहे। अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा ना, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, मैंने सेव पे क्लिक किया, रिप्लेस मांगेगा, तो वो मेरा डाटा रिप्लेस हो गया अपने आप ही। मुझसे ये नहीं पूछा ना इसने कि डाटा मुझे रखना है, कहाँ रखना है, ये नहीं पूछा ना मुझसे। अगर आप सेव पे दोबारा ही सेव करके करते हो, अगर अपने फर्स्ट टाइम सेव कर लिया डाटा को, दोबारा सेव करोगे तो वो आपको डाटा वहाँ से रिप्लेस कर देगा। लेकिन सेव एज, अब जब भी सेव एज पे क्लिक करोगे, आपको हर वक्त आपसे पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। दोबारा पूछा मुझे सेव एज के लिए, लोकेशन बोल रहा है मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट पे चाहिए, लेकिन नाम मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ दे दिया थोड़ा, मैंने यहाँ पे मैंने कोई नंबर टाइप कर दिया सेव। तो देखिए ये डाटा मेरा किस नाम सेव हो गया, इस नाम सेव हो गया। तो ये फ़र्क है सेव एज में, कि सेव हमारा होता है फर्स्ट टाइम किसी डाटा को सेव करना हो तो हम सेव का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने उस डाटा पे कुछ करेक्शन करा हो, उसे हमें किसी और नाम से और कहीं और सेव करना हो, तो हम सेव एज पे क्लिक करते हैं। सेव एज पे जब क्लिक करोगे तब आपसे बार बार पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। लेकिन सेव आपको फर्स्ट टाइम पूछता है कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। तो समझ में आया आपको सेव और सेव में डिफरेंस क्या है? यस सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? यस सर। कॉलम और रो को बैकग्राउंड को कलर कैसे करना है? रो और कॉलम के बैकग्राउंड को कलर करना है सर। पूरा नहीं हो रहा, सेलेक्ट करके कर रहे थे, पूरा नहीं हो रहा। देखो टेबल पे जाइए, हाँ बोलिए, देखिए यहाँ पे। यस सर। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि अभी किसने पूछा था ये टेबल वाला काम कि मुझे बैकग्राउंड मुझे कलर करना है। और देखिए जैसे कि कैसे करना है आपको यहाँ पे सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको जितना आपको कलर करना है उतना सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया, मुझे इतना कलर करना है। आप जो यहाँ पे डिज़ाइन पे जाएगी, ऑप्शन आ रहा है शेडिंग का, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ जो आपको कलर चाहिए वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ओके सर, समझ में आ गया सर, छोड़ दीजिए। हाँ, अब कहीं पे भी क्लिक करोगे आपको वहाँ पे कलर आ जाएगा। यस सर, समझ में आ गया, भूल गए थे। हाँ, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, नॉइज़ हो रहा कुछ ज़्यादा ही। तो अब ये देखिए, अब आप सबका हो गया, तो मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ आप सबसे। सर एक क्वेश्चन और है बस। हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। ये जो एक पेज के बाद जब हम ब्लैंक पेज के लिए कमांड देते हैं, हाँ, तो मेरा 2 लाइन में छोटा सा बन के आ रहा है, एक पेज नहीं बन रहा है, बल्कि 2 लाइन जा रहा है, उसके बीच में छोटा सा। मैं समझ गया आपकी बात। मैं अभी आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, और आपका क्या था आंसर क्या आएगा मैं आपको सब बताता हूँ उस पर। जैसे कि अब यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो एक पेज है, मेरे यहाँ पे सिर्फ 1 पेज है। ब्लैंक पेज लेता हूँ तो आपका ऐसे नहीं आता है ना, नहीं आता है ना। वो क्यों नहीं आता आपको? देखो आपको पेज जो है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा पेज के बीच में। जो आता है ना ऑप्शन आपका, कभी कभी क्या होता है वो पेज के ऊपर पेज चल जाता है हमारा। ब्लैंक पेज क्लिक करने पे लगातार क्लिक करोगे तो वो आपको पेज पे पेज चला जाता है वहाँ पे। तो आप जहाँ आपका पेज का जो ब्लैंक दिख रहा होगा, हल्का सा हिस्सा दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करो, डबल क्लिक, आपका पेज नॉर्मल हो जाएगा। एंड पे नया पे, एंड पे वहाँ पे क्लिक करना, आपका पेज वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा पेज आपका।
ये दिक्कत आती है ज़्यादातर। किसी और को कोई सवाल है? हेलो हाँ तो गया बट पेज 1 छोटा हो गया। पेज 1 छोटा हो गया ना, तो आप देखो यहाँ व्यू पे जाके ना आप 100% पे क्लिक कर दीजिए, आपका साइज नॉर्मल हो जाएगा। हेलो हाँ बोलिए। सर जब से इसमें कलर दिया डालता हूँ ना, हेलो किसमें कलर डालते हो आप? पेज में? हाँ PDF में सेव करने से वो कलर चला जाता है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कलर वाला काम है ना, पेज कलर कभी भी आपको कंप्यूटर में या प्रिंट में शो नहीं करेगा। अगर आप कलर करते हो, पेज कलर करते हो, वो पेज कलर आपको प्रिंट में शो नहीं करेगा। आप प्रिंट भी कर लोगे ना डॉक्यूमेंट को, आपको वो कलर पेज में ही आएगा। कंप्यूटर में सिर्फ आप दिखा सकते हो, एक डिज़ाइन बना के दिखा सकते हो कि हाँ हमने पेज को कलर किया है, लेकिन जब प्रिंट करोगे तो वो पेज पे कलर नहीं आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ। ऐसे डिज़ाइन पे जाकर मैंने पेज कलर पे क्लिक किया, मैंने ये ले लिया येलो कलर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रिंट पे जाता हूँ, अब मैं प्रिंट पे देखता हूँ तो आपको पीला कलर दिख रहा है भाई, येलो कलर दिख रहा है प्रिंट में, है ना? क्यों? क्योंकि पेज कलर हमारा प्रिंट नहीं होता। वो बस वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने के लिए आप कलर लगा सकते हो, लेकिन ये कलर आपका ये कलर आपका प्रिंट नहीं होगा। अब कोई भी कलर इस्तेमाल कीजिए, येलो ही नहीं, कोई भी कलर आपको प्रिंट में नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक बता देता हूँ। जैसे कि आपने अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे यहाँ पे एक लाइन चाहिए, मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के कितने तरीके बताए हैं? कोई बताएगा मुझे? हाँ कोई बताएगा मुझे? स्ट्रेट लाइन यहाँ चाहिए, उसके कितने तरीके हैं? सर पे क्या आपको अंडरलाइन को क्लिक करके टैब को मारना है। देखो हाँ मुझे line देखो मैंने पूछा कितने ऑप्शन है, मुझे आप ये बताइए पहले, उसके बाद कैसे कैसे ऑप्शन है मैं आपसे बाद में पूछूंगा। पहले मुझे बताइए कितने ऑप्शन है मेरे ऐसे, वो कितने ऑप्शन बताए कि स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने के? कितने ऑप्शन बताए मैंने आपको? 4 ऑप्शन थे सर। 4 ऑप्शन थे, कौन कौन से थे आप बताइए? फर्स्ट अंडरलाइन से टैब क्लिक करने से अंडरलाइन आता है। अच्छा, अंडरलाइन पे क्लिक करके टैब क्लिक करेंगे तो ये लाइन आ गया मेरा। ओके जी सर। नेक्स्ट सेकंड, एक ये जो स्मॉल वाला जो छोटा छोटा टैप करनी है, क्या है? स्पेस से। अच्छा ये वाला ना, ये स्पेस से है ना, शिफ्ट दबा के ना, जी सर। शिफ्ट दबा के ये हो गया। चलो ये हमारा हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड बताइए आप। सर एक और आपने बॉटम बॉर्डर टॉप बॉर्डर वो जो बताया था उसमें। हाँ ये हो गया हमारे अंडरलाइन के लिए। चलो हमने क्या लगा दिया? बॉटम लगा दिया। और फोर्थ? सॉरी 3 है सर। हाँ मैंने 3 स्टेप बताए थे आपको, चौथा मैं अब बताऊंगा आपको। अब जैसे आप ये सब इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, मैं कुछ शॉर्टकट बताता हूँ। अभी जैसे आप शिफ्ट दबा के वो अंडरस्कोर दबाते हो ना, अंडरस्कोर आपको सीधा वही दबाना है, आपको अंडरस्कोर दबाना लगातार। लगाने के बाद आप सीधा यहाँ प्रेस करो एंटर, आपका यहाँ पे लाइन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। कीबोर्ड से बताइए। हाँ नहीं, आपको सिर्फ 1-2 बार यहाँ पे सिर्फ 3-4 बार प्रेस करना है, फिर आप दबाइए एंटर, आपको वहाँ पे लाइन आ जाएगा। कीबोर्ड से बता दीजिए। देखिए मैं कीबोर्ड में आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको शिफ्ट दबा के इसे पहले आप ना इसे प्रेस कीजिए। देखिए कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, मैं हटाता हूँ इसको। पहले आप इसे प्रेस कीजिए लगातार, ये प्रेस किया आपने, फिर यहाँ प्रेस कीजिए अब एंटर, आपका लाइन क्रिएट हो गया यहाँ पे। यस सर। अब मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ टाइप करने डबल अंडरलाइन, मैं चाहता हूँ मैं क्या टाइप करूँ यहाँ पे, डबल अंडरलाइन टाइप करूँ, तो आप यहाँ पे इक्वल टू टाइप कीजिए। सर एक बार और बता देते सर। कौन सा वाला? देखिए आपको सिर्फ ये ना, ये माइनस वाला ऑप्शन है माइनस, इसको आपको दबा के रखना है, दबाते रहना है। 3-4 आपने दबा दिया यहाँ पे, फिर हम यहाँ टाइप करो एंटर, आपको वहाँ पे लाइन आ जाएगा। और वहीं हमारा ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है इक्वल टू, इससे आप डबल अंडरलाइन ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इक्वल टू से और मैंने कर दिया एंटर, यहाँ देखो मेरी डबल अंडरलाइन आ गई।
यस सर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कुछ जी दिख सर रहा एक बार होगा। बताइए सर प्लीज। इक्वल टू से करना है आपको, इक्वल टू का इस्तेमाल करना है, यहाँ प्रेस कर दो एंटर, जी सर। आपकी डबल अंडरलाइन आ जाएगी। शिफ्ट लेके सर। हाँ, तो अब ये देखिए, ये समझ में आ गया आपको लाइन का काम। अब मैं आपको बताऊंगा एरो, यस सर। मैं बताऊंगा आपको एरो कैसे लेते हैं। जी सर। अब जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे एक एरो का साइन चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे 2 माइनस टाइप करा इससे, ये टाइप करे मैंने 2। अब मैंने शिफ्ट दबा के टाइप करा ग्रेटर देन का सिंबल। अब देखिए यहाँ मेरा एक एरो आ गया। यस सर। अब मुझे यही चाहिए स्मॉलेस्ट देन, मतलब मुझे लेफ्ट एरो चाहिए, तो पहला शिफ्ट से स्मॉलेस्ट देन वाला एरो टाइप करो। स्मॉलेस्ट देन टाइप करा मैंने, यहाँ करना है 2 बार आपको माइनस टाइप करना है। आ गया आपका? नहीं आया? फिर से बताइए सर। आप देखिए, मैं एक बार बताऊं, आप साथ साथ कंप्यूटर में मत कीजिए, जो मैं बताऊं पहले उससे देख लीजिए, उसके बाद आप कीजिए, है ना? वरना आप बीच बीच में यही पूछोगे कि ये मैंने देखा नहीं, ये समझ में नहीं आया। पहले आप एक साथ सब चीज देख लीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे अप्लाई कर देना। मैं एक बार दोबारा यहाँ पे काट के समझाता हूँ दोबारा दोनों। माइनस डबल करना है। देखिए, अगर आपको एरो का साइन चाहिए लेफ्ट में या राइट में, अगर आपको राइट चाहिए तो पहले आप 2 माइनस का साइन लगाइए, फिर यहाँ पे शिफ्ट से ग्रेटर देन इस्तेमाल कीजिए, आपका राइट में एरो आ जाएगा। अगर आपको यही साइन लेफ्ट में चाहिए तो पहले आप शिफ्ट से स्मॉलेस्ट देन का साइन ओपन कीजिए, फिर आप यहाँ पे माइनस दबाइए 2 बार। ये आपका आ गया एरो का काम। अब मैं चाहता हूँ ये जो एरो है मेरी थोड़ी पतली है, मैं चाहता हूँ थोड़ा मोटा हो या थोड़ा बोल्ट में हो मेरा एरो, तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो आपको सेम स्टेप दोहराना है, बस फ़र्क आपका आएगा, यहाँ पे आएगा इजिकल टू आ जाएगा। मैंने 2 इजिकल टू दबा दिए, यहाँ मैंने शिफ्ट से ग्रेटर देन का साइन ओपन किया, तो अब देखिए मेरा यहाँ पे एरो राइट में बोल्ट में आ गया, यानी थोड़ा डार्क हो गया। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो यही स्टेप आप सेम दोहराइए, पहले शिफ्ट से आप स्मॉलेस्ट देन को ओपन कीजिए, फिर आप 2 बार इजिकल टू टाइप कीजिए। आ गया आपका? यस सर। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे इसमें कोई इमोजी चाहिए, है ना, स्माइली इमोजी, सैड इमोजी, तो इसमें आ जाएंगे? आपने कभी अप्लाई नहीं करा होगा कि एमएस वर्ड में इमोजी भी आते होंगे। मैं इमोजी का फॉर्मेट बताता हूँ, कैसे इमोजी का फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि अब मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैंने ये वाला ऑप्शन दबाया, ओके। ये दबाने के बाद आपको शिफ्ट दबा के यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करना है। शिफ्ट दबा के आप ब्रैकेट क्लोज करोगे तो आपका आएगा सैड इमोजी। आ गया सैड इमोजी? अब वहीं अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको इस्तेमाल करता हूँ डॉट को, फिर शिफ्ट दबा के मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, तो अब देखेंगे यहाँ मेरे आ गया स्माइली इमोजी। आ गया? अब यहाँ देखिए तीसरा इमोजी। अब शिफ्ट दबा के मैंने इस पर इस्तेमाल किया, अब शिफ्ट दबा के तो डिलीट के बगल में आ रहा है ये बैकस्लैश वाला ऑप्शन, अब इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए आपको थर्ड इमोजी, नॉर्मल फेस, ना दुख है ना खुशी है, एक नॉर्मल फेस। सर एक बार और बताइए तो इमोजी कैसे आया? बताता हूँ इमोजी कैसे आया। वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस आ रहा मेरा? सर ये सब पीडीएफ में है। देखिए ये सब पीडीएफ में नहीं है, ये सारे अलग से ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें। एक्स्ट्रा यार, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो बेसिक में नहीं आता, ये नॉर्मली आपके एक्स्ट्रा ट्रिक्स है, तो वर्ड में आपको ऑलरेडी ऐड है फीचर्स, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। स्माइली फेस में एक बार दोबारा बताता हूँ, स्माइली फेस कैसे आ रहे थे। आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना है, शिफ्ट दबा के आपने ये 2 डॉट लगा दिए, फिर यहीं शिफ्ट का इस्तेमाल करके आपको यहाँ करना है ब्रैकेट क्लोज। जैसे क्लोज करोगे तो आपका आएगा सैड इमोजी। सैड इमोजी आ गया आपका। वहीं आप चाहते हो स्माइली इमोजी, तो शिफ्ट दबा के आप इस पर क्लिक कीजिए, फिर आप शिफ्ट दबा के आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए, आपका आएगा स्माइली इमोजी, स्माइली इमोजी। अब आपको नॉर्मल फेस वाला इमोजी चाहिए कि ना हंस रहा हो ना रो रहा हो, तो शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक कीजिए, आपको दिखाई ये बैकस्लैश ऑल ऑप्शन, आपको शिफ्ट दबा के बैकस्लैश पे क्लिक करना है, आपका आएगा नॉर्मल फेस इमोजी। समझ आया आपको? सर हाँ, वो इमोजी में कलर अपने आप आएगा या फिर उसमें देखिए डालना वो पड़ेगा? कलर अपने आप आएगा। 16 में कलर अपने आप आता है। अगर आपके पास ऑफिस 7 है तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट आएगा इमोजी। वर्जन बदलते रहते हैं ना, तो उनमें अपग्रेड भी होते रहते हैं। समझ आया आपको ये? हाँ, ओके। चलिए
आप जैसे कि ये तो आपको समझ आ गया होगा इसका काम क्या होता है। मैं ऐसे आपको हर फ्राइडे ऐसे नए नए टॉपिक आपको पढ़ाता रहूँगा जो आपका चल रहा है वर्ड में, MS पेंट या वर्डपैड, सब में आपको एक एक टॉपिक नए नए पढ़ाता रहूँगा उस पर। ये तो समझ आ गया ना आपको? हाँ। यस सर। तो अब आपकी बारी है मेरे कुछ सवालों का जवाब देने की, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिया नहीं रिविजन टेस्ट, मैं अभी ले लेता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल A सेलेक्ट करके, करा मैंने ऐसे डिलीट। यहाँ मैंने टाइप कर रैंड इक्वल टू रैंड यानी रैंडम नंबर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ मेरे पे आ गए पैराग्राफ आ गए कुछ। अब आपको सीधे सीधे ये आंसर देना है। जैसे मैंने ऑल पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ऑल पैराग्राफ सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, तो अब आप इसका जवाब दीजिए। मुझे सारे वर्ड को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं किस ऑप्शन से करूँगा, और वो मुझे ऑप्शन कहाँ मिलेगा? एक मिनट रुक जाइए, होम पेज में मिलेगा। मैं शॉर्टकट नहीं पूछा, मैं माउस बताइए। शॉर्टकट होम पे गया, होम पेज में जाके अपर केस कहाँ है? अपर केस बताइए मुझे, स्टेप बताइए ना। अपर केस कहाँ है? मैं अपर केस ढूंढता हूँ, यहाँ मुझे अपर केस नहीं मिल रहा है। इरेज के बगल में एच साइड में एक हाँ। आप उसका नाम बताइए ना डायरेक्ट, कैपिटल या स्मॉल में जो लिखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चेंज केस। चेंज केस। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, मुझे क्या चाहिए? कैपिटल में कन्वर्ट करना, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा? अपर केस पे क्लिक करूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग क्या कहते हैं डेस्कटॉप खोल के मुझे आंसर दे रहे हैं। देखिए अब जैसे ये आपने कर लिया, अब मुझे इनका चेंज केस करना है। हमें चेंज केस का इस्तेमाल करना है शॉर्टकट की से। उसकी शॉर्टकट की क्या है? जिसको पता हो वो नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूँ। जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। तो जैसे कि मैं पूछता हूँ यहाँ पे तुलाराम जी आप बताइए मुझे इनके चेंज को ये चेंज केस का मुझे शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या है? हाँ तुलाराम जी बताइए। आप सारे अनम्यूट हो, बताइए। आपको आवाज आ रही है मेरी? नीचे से सबने म्यूट कर रखा है लेकिन कोई अनम्यूट नहीं कर रहा। मोहम्मद आलम आप बताइए, मेहताब आलम आप बताइए। कंट्रोल प्लस स्टेप सर। कंट्रोल प्लस स्टेप। देखिए वो शॉर्टकट की नहीं है, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। वो कैसे करनी है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लाके। जैसे यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दी। यहाँ देखिए मैंने आपको सबको ऑल सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट है। अब मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है चेंज केस का, तो मैं यहाँ क्या प्रेस करूँगा? शिफ्ट दबाया। तो शिफ्ट दबाने पे आप देखते हैं यहाँ पे मुझे F3 का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे F3 का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो ये जब कीबोर्ड है मेरा, ये है लैपटॉप वाला कीबोर्ड, क्योंकि लैपटॉप में ऑप्शन देता है फंक्शन का। बिना फंक्शन के मुझे कोई भी ऑप्शन शो नहीं करेगा। मैंने फंक्शन को प्रेस किया, आ गया F3। अब मैं यहाँ पे F3 प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए मेरे सारे वर्ड इसमें आ गए, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए। हो गए स्मॉल लेटर में कन्वर्ट। यस। अब वही मुझे चाहिए। अब मैं देखो दोबारा इस्तेमाल करता हूँ। मैंने शिफ्ट दबा के फंक्शन दबाया और यहाँ प्रेस मैंने F3। यहाँ देखिए मेरे हो गए सेंटेंस केस। मेरा पहला वर्ड क्या हो? कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। हो गया कन्वर्ट। वही मैंने दबाया शिफ्ट फंक्शन प्लस F3। मेरे सारे वर्ड किसमें आ गए? कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए। कैपिटल लेटर। समझ में आ गया आपको? यस। कोई डाउट है आपको? नो सर। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं आपको इसमें। तो आप ऐसा कीजिए, मैं आपको ग्रुप में काम सेंड कर दूंगा बीच में। अभी आप सबने फोटो पे तो काम कर रखा है ना? फोटो पे काम कर रहा है। फोटो को मूव कैसे करते हैं ये सब आपने काम कर रखा है फोटो पे। यस। तो मैं आपको जो वर्क दूंगा वो आपका फोटो पे वर्क है। उस डायग्राम में मैंने शेप्स का इस्तेमाल किया है। जो डायग्राम मैं आपको दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका इस्तेमाल मैंने वो जो इस्तेमाल करा मैंने, वो मैंने शेप का इस्तेमाल किया है। लेकिन आपको वहाँ पे फ़ोटो लगानी है। आपको एक के ऊपर एक फ़ोटो लगानी है। तो मैं आपको डायग्राम सेंड कर दूंगा ग्रुप में क्लास खत्म होते ही।
तो वो आपका प्रोजेक्ट है, आपको जॉब को घर से बना के लाना है। और आप जैसे देखिए, अब मैं और कुछ आपसे, हाँ पूछिए। सर एक चीज है कि जैसे पूछा था आपसे कि क्या कोई भी वाक्य टेक्स्ट के ऊपर खत्म होने के बाद मान लो अंडरलाइन और इटैलिक को हमने आउट कर दिया, ऑफ कर दिया, हाँ नेक्स्ट जैसे ही और टेक्स्ट पे काम करना आ जाता है कि अपने आप वो वही सेम बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन तो इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। आप देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आप काम कर रहे हो जहाँ पे, आप उससे करो कंट्रोल ए से करो ऑल सेलेक्ट, और सेलेक्ट किया आपने, जितने ऑप्शन है सारे यहाँ से ऑफ कर दो। देखो ये सारे ऑन है, मैंने यहाँ से कर दिया, इन सबको कर दिया ऑफ। तो आप कभी भी काम करोगे तो आपको दोबारा उस पर काम नहीं करेगा वो। अच्छा, कंट्रोल ऑल करके, हाँ कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट करके, ऑल से मेरा पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। अब पूरे पेज में मुझे क्या काम करना है, मैं यहाँ से टिक और अनटिक कर दूंगा, तो मेरा वही काम होगा जो मैंने टिक किया। जो टिक नहीं किया वो मेरा काम नहीं होगा बिल्कुल भी। समझ आया आपको? ठीक। हाँ, तो मैं अभी ग्रुप में आपको प्रोजेक्ट सेंड कर दूंगा, तो वो काम कर लेना। और कंप्यूटर फंडामेंटल के भी मैं वीडियो सेंड कर दूंगा अभी, जो मैंने करवाया है। ओके, तो आज की क्लास में यही एंड। हाँ बोलिए। पीडीएफ सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं ना सर? हाँ बोलिए। वीडियो पूरा आप तो डेली नहीं सेंड करते होंगे सर? देखिए मैं डेली, देखो मैं जो वीडियो को रेकमेंड करता हूँ, मैं आपको प्रोफेशनल वीडियो रेकमेंड करता हूँ। जो भी आप वीडियो देखते हो, जो वीडियो होती है, आप कहते हो कि 3 महीने पुरानी है, 4 महीने पुरानी है, पहला आप वीडियो को पूरा देखिए। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो ग्रुप में भी भेजी है, डे 1, डे 2, डे 3, है ना। आप उस वीडियो को पूरा देखिए। जो स्टूडेंट वहाँ पे जो क्लासेस, हाँ वीडियो दोबारा देखने से बढ़िया रहता है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो वीडियो मैं आपको भेजता हूँ ना, देखो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, देखो जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ वही टॉपिक सेम वो वाला टॉपिक आपका रहता है। लेकिन वो जो वीडियो में इसलिए रेकमेंड करता हूँ, जो स्टूडेंट है ना, वो है जॉब करने वाले स्टूडेंट, वो वहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत आई थी ऑफिस में, मुझे ये दिक्कत आई थी ऑफिस में। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि उनके क्वेश्चन को आप सुनो, आप समझो, और आंसर कैसे भैया दे रहे हैं आप वो देखो। हम सब जॉब नहीं करते, हम सब तो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। देखिए जॉब, देखो मान लो आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन बाद में आपको वो दिक्कत वो आपको सता सकती है ना। अब बहुत से लोग जैसे एक्सेल अभी आप पहुंचे नहीं हो, एक्सेल आप आगे आओगे वर्ड के बाद, लेकिन एक्सेल में आप काम करोगे ना, आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। मैं यहाँ आपको बताऊंगा जो आप मुझे आपको बताना होगा, लेकिन आप घर से करोगे ना, आपके कंप्यूटर में सेटिंग कुछ और होगी एक्सेल की, किसी कंप्यूटर में कुछ और होगी, कभी डेट फॉर्मेट नहीं आता, कभी डेट फॉर्मेट कुछ अलग दिखाता है, तो वैसी वैसी दिक्कतें आती हैं आपको। तो ऐसी दिक्कतें पूछते हैं ऑफिस में, जो उनको फेस करनी पड़ती है, वही चीज़ आपसे वहाँ वो भैया से पूछते हैं, और भैया उसको सॉल्यूशन करके देते हैं। इसलिए मैं आपको वीडियो रेकमेंड करता हूँ। हाँ बोलिए। लेकिन बोल रहे हैं कि जैसे कि वीडियो मिल जाता है डेली, तो हम 1 घंटा और मेहनत करके अच्छा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, उसको कोई बात नहीं, आप डेली वीडियो को सेंड मिलेगी। मैं यही कोशिश करूँगा डेली आपको वीडियो कर दीजिएगा। हाँ शॉर्टकट की कैसा? शॉर्टकट के तो पीडीएफ है ना, मैं शॉर्टकट की पीडीएफ मैंने आपको दे दी थी। पीडीएफ दिए हैं सर? हाँ दिए मैंने, शॉर्टकट की मैंने पीडीएफ सेंड कर दी आप सबको। अगर नहीं मिली है तो मैं एक बार दोबारा ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसको पीडीएफ आप डाउनलोड